नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने 12th क्लास का जो बिंदु चल रहा था उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। पहला अपना पार्ट जो था सिल्वर वेडिंग वो हो चुका है। उसके बाद में अपने वितान भाग जो 2 है उसी में अपना दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा जूझ जो अपना पार्ट है वो रहने वाला है। तो इस पार्ट का जो सार है उसकी चर्चा अपन आज यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए, जूझ पाठ आनंद यादव है ये। यादव के बहुचर्चित और बहुप्रकाशित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश माना जाता है। इसमें एक किशोर के देखे और भोगे गए जो गांव का जो जीवन का जो यथार्थ है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेखक की देखो व्यवस्था क्या रही है कि किशोर का मन जो था, यानी लेखक ही यहाँ पर जो है वो किशोर है, तो मान पाठशाला में जाने के लिए तड़पता था, लेकिन दादा के डर से पढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता था। और चौथी कक्षा उन्होंने पास कर ली थी और 5वीं में वो प्रवेश लेने के बाद में, जैसे 5वीं में प्रवेश हुआ उसके बाद में दादा ने जो है पाठशाला जाने से रोक दिया था। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि लेखक ने जो है पढ़ाई जब शुरू की तो कौन सी कक्षा से स्टार्ट की थी दोबारा से, तो वो की थी 5वीं कक्षा से। चौथी कक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली थी और खेती के काम में दादा ने लगा दिया कि भी आगे नहीं पढ़ना है तेरे को, अब तू सिर्फ खेत में काम कर। लेखक समझता था कि जन्म भर खेती करने के बाद में भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला। यदि पढ़ भी लिख लिया जाए तो नौकरी लग जाएगा और 4 पैसे कमा लेगा। ये विचार था लेखक का। यानी लेखक जो खेती बाड़ी का काम कर रहा था उसी के बारे में बताया कि इसमें अगर उम्र भर भी लगी रहे तब भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और फिर वो सोचता कि और अना बिठोबा की तरह कुछ धंधा कारोबार कर सकेगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि लेखक जो है वो 21 का उदाहरण दे के अपने आप को जो है नौकरी लगाने के बारे में बताता है। तो यहाँ पे वो बताता है अणा अणा जो बिठोबा था उसके बारे में। ठीक है, लेखक का दादा जो था वो दिवाली बीत जाने के बाद में महीने भर तक ईख पेरने का कोल्हू चलाता था। यानी दिवाली जैसे ही बीती, दिवाली के तुरंत बाद में जो है 1 महीने तक ईख पेरने का काम करता था अच्छा गुड़ प्राप्त करने के लिए, और अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए वह जल्दी कोल्हू शुरू कर देता था। तो देखो जल्दी जल्दी वो क्या करता था भाई, एक ही जो पेरने का काम है उसमें वो कोल्हू चलाता, जल्दी जल्दी ये काम करता ताकि अच्छी कीमत जो है वो मिल सके। और कुछ किसान जो थे वो देर से ईख निकालते थे ताकि गुड़ ज़्यादा निकले। ठीक है, चलिए ये लेखक की व्यवस्था थी। फिर देखो माँ के साथ में दत्ताजी राव के पास वो जाता है। ठीक है, तो अवसर पाकर लेखक ने अपनी पढ़ाई की बात जो थी वो अपनी माँ से की, लेकिन दादा के डर के कारण माँ भी दादा को कुछ कह नहीं सकती थी, लेखक के पढ़ने के बारे में कुछ कह नहीं सकती थी। किशोर ने अपनी माँ को एक तरकीब बताई, स्कीम बताइए, क्या बताइए कि वह दत्ताजी राव से मुझे पढ़ाने के संबंध में बात करे। दत्ताजी राव से कहे तो पिताजी उनकी बात नहीं टालेंगे। तो रात को ही माँ और बेटा दोनों जो है दत्ताजी राव देसाई के पास जाते हैं। देखो दत्ताजी राव देसाई भी नाम आ सकता है, दत्ताजी राव सरकार भी नाम आ सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो वहाँ पर माँ ने कहा कि वह मेरे बेटे को आगे पढ़ाना चाहती है, कि वह भाई मैं अपने बेटे को आगे पढ़ाना चाहती हूँ। ये बात जो है दत्ताजी राव के सामने लेखक की माँ जो है वो रखती है। तो माँ ने दादा के बारे में ये भी बताया था कि वह सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास बिता देता है, खेती के काम में हाथ नहीं बटाता है, और सारा काम जो है ये मेरा लड़का करता है। और उसके पति ने खुद काम से बचने के लिए लड़के को पाठशाला जाने से भी रोक रखा है। तो ये शिकायत करती है, दादा की जो शिकायत है वो दत्ताजी राव से करती है। तो दादा की ये शिकायत सुनकर जो है दत्ताजी राव को गुस्सा आया। किस पे? दादा पे आया भाई, गुस्सा बच्चों पे नहीं आया ना। दादा को रात में ही उसके पास भेजने को कहा, और साथ ही ये भी कहा कि दादा के पास से पहुंचने के कुछ समय बाद, कि जैसे ही तेरे पिताजी मेरे पास आ जाएं उसके कुछ समय बाद तू भी आ जाना, है ना। और दत्ताजी राव जो पूछें उनका सही सही उत्तर भी वह देवे, यानी जो कुछ तेरे से पूछा जाए उसका सही सही जवाब तुम्हें देना है। तो ये बात कौन कहता है? दत्ताजी राव जो है वो लेखक से कहता है। तो इस प्रकार वहाँ पर वार्तालाप होती है। देखिए लेखक को दत्ताजी राव को क्या निर्देश दिए गए, लेखक को जो है दत्ताजी राव ने कुछ निर्देश दिए थे, कुछ बातें उनको कही थी। तो वो क्या थी देखिए। तो लेखक द्वारा दादा रात को जो है देसाई के पास चले जाते हैं लेखक के कहे अनुसार, और आधा घंटा बीत जाने पर लेखक जो है उस समय भी पहुंच जाता है। आधा घंटा बीत गया तो खुद भी चला जाता है कि भोजन वगैरह के लिए कहने के लिए जाता है, कोई बहाना तो चाहिए ना। तो दत्ताजी ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? तो लेखक ने बताया कि वह 5वीं में पढ़ता था। देखो था लगाया यहाँ पे, यानी पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा है ना। पर अब दादा ने खेतों में पानी लगाने के लिए पाठशाला जाने से रोक दिया है। तो दादा ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है। तब दत्ताजी राव ने दादा को जमकर फटकार लगाई, बहुत उनको भला बुरा कहा, और दत्ताजी ने लेखक को कल से पाठशाला जाने का निर्देश भी दे दिया। और दादा ने विरोध तो नहीं किया, उस समय तो विरोध नहीं किया,
लेकिन लेखक पर कुछ आरोप लगाए। कहा कि ये पाठशाला में जाकर जुआ खेलता है, सिनेमा देखता है, काम में ध्यान इसका लगता नहीं है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो लेखक के प्रति दादा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि पाठशाला भेजने की शर्त जो है वो दादा ने क्या रखी थी। तो घर पर जैसे ही आया दादा ने शर्त रख दी कि वह पाठशाला सुबह 11 बजे जाएगा। उससे पहले तथा पाठशाला से आने के बाद खेत का काम करना है, ढोर चराने यानी पशु चराने हैं आदि का काम भी करना पड़ेगा, और काम अधिक अगर हो तो कभी कभी स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो लेखक ने ये सारी शर्तें जो थी वो मान ली थी, क्योंकि वो तो पढ़ना चाहता था। चलिए फिर देखो कक्षा में जो है प्रवेश हो जाता है लेखक का। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा था, मैंने उस समय बताया था कि लेखक जो है कौन सी कक्षा में जाकर बैठने लगा, तो 5वीं कक्षा में। कक्षा के कुछ शरारती लड़के थे भाई, जो इसकी कक्षा के जो बालक थे वो तो आगे वाली क्लासों में चले गए थे, तो इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये छोटे बच्चों के साथ में ही हो गया ना। तो कक्षा के कुछ शरारती लड़कों ने लेखक का मजाक उड़ाया, उनका गमछा खींचकर मास्टर जी की मेज़ पर रख दिया, खेल की छुट्टी में उसकी धोती खींचने की कोशिश की। तो इस प्रकार उसे परेशान करने में लग गए, और उनका मन जो था वो खिन्न हो गया कि स्कूल नहीं आना है ना, अभी नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो मन जो है पढ़ाई से उलचटने भी लगा था। लेकिन जो गणित के जो अध्यापक थे उन्होंने इसकी काफ़ी सहायता की, और उसकी कक्षा में एक वसंत पाटिल नाम का एक तेज बुद्धि वाला बिल्कुल शांत स्वभाव का मेधावी छात्र था। लेखक ने उसके उसके समान एकाग्रता रख कर जो है पढ़ाई में मन लगाया, और इससे लेखक को जो गणित जो थी वो समझ में आने लगी थी, और सवालों के सही उत्तर देने के कारण शिक्षक भी काफ़ी प्रसन्न हो गया था, और इस कारण आनंदा नाम से उसे पुकारने लगे थे। तो सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि गणित के अध्यापक जो है आनंदा को किस नाम से पुकारते थे, तो सॉरी लेखक को किस नाम से पुकारते थे, तो आनंदा के नाम से पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट भाग पे चलते हैं कि मराठी शिक्षक का प्रभाव। देखो मराठी जो शिक्षक थे जिनका नाम था नेवा सौंदलगेकर। तो मराठी के जो शिक्षक थे नेवा, इनका पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन सौंदलगेकर बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। वे कविता पढ़ाते समय छंद है, लय है, गति है आदि से पढ़ाया करते थे। उनका स्वर भी बड़ा सुरीला था, और उन्होंने मराठी और अंग्रेजी की अनेक कविताएं जो थी वो कंठस्थ थी। वे छंदों की भी लय, गति, ताल अच्छी तरह जो समझते थे, और वे स्वयं भी कविता करते थे। और उनके प्रभाव से लेखक भी जो है खेत में काम करते हुए उसी हाव भाव, यति गति के साथ में कविताएं गाने लगा था, और शिक्षक की तरह ही गाते समय अभिनय भी करता था। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि मराठी शिक्षक का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका पूरे का आंसर यही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है कि कविता पाठ का प्रभाव जो है वो कितना रहा, कि इस तरह खेत में जो लेखक जो है वो काम करते हुए पशुओं को चराते समय जो है कविता पाठ करता हुआ मस्त रहने लगा। पहले वो एकांत में अकेला रहता था, उसका मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही कविता का पाठ करना शुरू किया मज़े आने लग गए उसको। उसे एकांत में ऊंचे स्वर में कविता को अभिनय के साथ गाते रहना अच्छा लगता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति भी अपना ली थी, खुद का जो तौर तरीका था वो अपना लिया था। शिक्षक ने उसका कविता गायन सुना तो पाठशाला में 6ठी 7वीं के छात्रों के सामने तथा एक समारोह में भी उससे गवाया। इससे लेखक का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा, और वह स्वयं भी छोटी छोटी कविताएं जो है वो रचने लगा। वह आसपास के फूलों फसलों पर कविता बनाता और उनको गुनगुनाता, उन पर बनी हुई कविताओं को शिक्षक के पास जाकर दिखाता। इस तरह कवि और कविता के बारे में उसके ज्ञान का जो विस्तार जो है वो धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, चलिए शिक्षक द्वारा जो है उनको किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है उसकी बात करते हैं। देखो कथानायक जो था, जो कविताएं जो है थी वो अपने खुद की कविताएं लिखता था, उनको उनके हिसाब से ही गाता था। तो देखकर जो मराठी शिक्षक था उसे शाबाशी देता और फिर उसे कविता रचना के विषय में समझाता। उन शिक्षकों के प्रोत्साहन से देखो क्या होता है, कविता की भाषा, छंद, भाव आदि के संबंध में बार बार समझाते रहने से और कविता संग्रह की अनेक पुस्तकें देने से लेखक के ज्ञान का जो है विस्तार हो जाता है, और इससे उनकी भाषा का जो है वो भी उनकी भाषा जो थी वो भी शुद्ध हो जाती है। छंद है, अलंकार है आदि का ज्ञान उनको हो जाता है, और तब उसके मन में कविता रचने का जो मधुर जो बाजा था वो बज उठता है, और उसी प्रकार जो है कवि जो है कविताएं करने लगता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आई होंगी। पूरा का पूरा जो पाठ है उसका मैंने सारांश आपको बता दिया है। कुछ भी आपके समझ में नहीं आए या आपको कोई मतलब अलग प्रकार का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।